आज का टॉपिक है व्यतिकरण। व्यतिकरण की परिभाषा सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, ध्वनि तरंगों का एग्जाम लेते हुए। जब दो ध्वनि तरंगें एक साथ प्रसरण करती है तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम कहीं अधिक और कहीं किन्हीं स्थानों पर कम हो जाता है और ध्वनि की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर कम या अधिक हो जाती है। इस प्रकार अध्यारोपण के द्वारा तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। जब दोनों तरंगों में अध्यारोपण इस प्रकार होता है कि परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक होती है तो व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। समपोषी व्यतिकरण की अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है, जैसा कि चित्र 1.6(1)A में बताया गया है। ये चित्र देख रहे हैं आप। इसमें ये पहली तरंग दिखा रखी है, फर्स्ट तरंग ये लिखा हुआ है, उसका आयाम है A1 ये लिखा हुआ है। और दूसरी तरंग ये डॉटेड लाइन से दिखा रखी है जिसका आयाम A2 है। और ये परिणामी तरंग दिखा रखी है ये, जिसका आयाम कैपिटल A है। तो दोनों तरंगों के आयाम A1 और A2 का योग है ये, यानी इसमें आयाम जुड़ जाता है, दोनों तरंगों के आयाम से अधिक होता है। ऐसे व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और इसके विपरीत जब परिणामी तरंगी तीव्रता तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से कम होती है तो व्यतिकरण विनाशी कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है, जैसा कि चित्र 1.6(1)B में दिखाया गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये किसका है? विनाशी व्यतिकरण का है। ये पहली तरंग है, इस तरह से ऊपर जो सबसे बड़ी दिखा रखी है उसका आयाम है A1, ठीक है। और ये नीचे D2 जो विपरीत कला में मिल रही है, इसका आयाम है A2, ये यहाँ दिखाया गया है। तो परिणामी तरंग हो गई इन दोनों के बीच में है, जिसका आयाम दोनों आयामों के अंतर के बराबर है। तो इस तरह से हमने ये तो समपोषी व्यतिकरण के लिए और ये विनाशी व्यतिकरण के लिए चित्र जो हमने देखे हैं वो आपको समझ में आ गए। अब हम व्यतिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण लेते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। माना किसी माध्यम में दो तरंगें एक ही दिशा में यानी अक्ष के बाईं ओर गति कर रही है और मान लो इनकी आवृत्तियां बराबर है और यह दो कंपन स्रोतों से इस प्रकार उत्पन्न होती है कि किसी बिंदु पर पहुंचने के समय उनमें कलांतर फाई हो जाता है। यदि तरंगों के आयाम क्रमशः A1 और A2 हों तो किसी समय t पर माध्यम के किसी कण P का इन तरंगों से विस्थापन उन निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। y1 A1 sin ओमेगा टी और y2 A2 sin ओमेगा टी, जहाँ ω/2π प्रत्येक तरंग की आवृत्ति है। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण P का परिणामी विस्थापन क्या होगा? y y1 + y2, y1 का मान रख दिया, y2 का मान रख दिया और sin ω/t + फाई को हमने खोल दिया, sin ω/t cos फाई और cos ω/t sin फाई। इस तरह से हमारे पास ये आ गया, sin ω/t के पद को एक साथ लिख दिया और cos ω/t के पद को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो समीकरण आ रही है उसमें हम 3 और 4 की सहायता से A1 + A2 cos फाई को A cos थीटा और A2 sin को A sin थीटा, यानी sin ω/t के साथ वाले पद को cos के रूप में और cos ω/t के साथ को sin फाई के रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं y A sin ω t + थीटा।
समीकरण 5 जो आ रही है ये 1, 2 के समान ही है, अतः P पर परिणामी तरंग एक ऐसी तरंग के कारण है जिसका आयाम क्या है, कैपिटल A, और A का मान ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास 3 और 4 हैं जो कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को वर्क करके जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, और इसका मान इस तरह से A = √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाई। समीकरण 6 सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक की सहायता से आपने हल करके प्राप्त कर लिया। वो समीकरण 6 परिणामी तरंग का आयाम बता रहा है। चूँकि ध्वनि तरंगों की तीव्रता उनके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः परिणामी तीव्रता हम आई क्या लिख देंगे, जो कि √A के बराबर होगी, A1 स्क्वायर I1 के बराबर होगा, A2 स्क्वायर I2 के बराबर होगा, और ये 2 √I1 I2 कोस पाई, यानी परिणामी तरंग की तीव्रता I, पहली तरंग की तीव्रता I1 और I2 के पदों में आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि समीकरण 7 है। समीकरण 6 व 7 से स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर परिणामी आयाम कैपिटल A तथा परिणामी तीव्रता I, इस बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच जो कलांतर है कोस फाई, उसकी यानी कलांतर फाई की कोज्या पर निर्भर करता है और फाई पर निर्भर करता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो फाई के मान अलग अलग होने पर वो अवस्थाएं क्या हैं उनको हम देखते हैं। विशेष अवस्थाएं, समपोषी व्यतिकरण में आयाम का मान अधिकतम होता है, तीव्रता का मान भी अधिकतम होता है, यानी कोस फाई का मान अधिकतम मान हो, और कोस फाई अधिकतम कब होता है, जब फाई पाई का समगुणज होता है, या 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, या 2n पाई हो, तो कोस फाई को हम 1 लिख सकते हैं, तब ए मैक्सिमम हो जाएगा, A1 + A2 के बराबर हो जाएगा, और तीव्रता भी अधिकतम हो जाएगी, और वो इस तरह से √ ये न्यूमेरिकल आते हैं। आई मैक्सिमम के लिए सूत्र √I1 + √I2 का होल स्क्वायर हम लिखते हैं समीकरण 10 के द्वारा। अतः जब किसी स्थान पर दोनों तरंगें समान कला में आरोपित होती है तो परिणामी तीव्रता तथा आयाम अधिकतम होते हैं, और इस अवस्था को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसके विपरीत, जब विपरीत यानी फाई का मान ऐसा हो कि कोस फाई -1 हो जाए, और -1 कब होगा, जब ये इसका पाई का विषम गुणज होगा, तब ए मिनिमम हो जाएगा A1 - A2, और I का मान मिनिमम हो जाएगा, और वो √I1 - I2, ठीक है, उसके होल स्क्वायर, यानी समीकरण 12 के बराबर है। यानी 10 और 12 हमारे पास अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, यानी ये समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो, A1 = A2 = A कर दें, तो A मैक्सिमम 2A के बराबर हो जाएगा, और I मैक्सिमम 4A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और I मिनिमम तब 0 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट दोनों कलांतर पर निर्भर करता है। व्यतिकरण प्रक्रिया में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, परिणामी तरंग में ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, और समपोषी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा अधिकतम तथा विनाशी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। परंतु तरंगों की कुल ऊर्जा व्यतिकरण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थायी व्यतिकरण के लिए क्या प्रतिबंध है, दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात स्थायी व्यतिकरण की घटना प्रक्षिप्त होने के लिए निम्न प्रतिबंधों का पालन आवश्यक होता है। पहला, जिसको ए बता रखा है यहाँ पे, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, अर्थात आवर्तकाल तथा तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए। दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए अध्यारोपित क्षेत्र से, ताकि एक साथ वारित होनी चाहिए। और तीसरा है, तरंगों में कलांतर समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। समान आवृत्ति व निश्चित कलांतर की ऐसी तरंगें कला संबंधित स्रोतें तरंगें कहलाती हैं। और अंतिम है, अधिक स्पष्ट व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, और यह प्रतिबंध व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशन है ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, और ये क्विंक की नली की सहायता से हम इसको बताएंगे, जो कि चित्र 1.62 में बता रखा है। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण क्विंक नली द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसमें ये इधर ए नली बता रखी है और ये बी नली बता रखी है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर व्यास की दो नलियां हैं, ए और बी।
मिलकर बनी होती है, जिसकी आकृति इस चित्र में दर्शाई गई है। ए नली को बी के अंदर सरकाया जा सकता है। ठीक है, ये ए नली है, इसको बी के अंदर इस तरह से आगे पीछे ले जा सकते हैं। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की घटना का प्रदर्शन करने के लिए सी है इसका, ये ऊपर का सिरा आप देख रहे हैं, ये खुला है नली का सी। वहाँ पर उच्च आवृत्ति की ध्वनि यानी गेल्टन की सीटी बजाकर उत्पन्न की जाती है। ध्वनि दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। जब सी से ऊपर दबाएंगे तब तो ध्वनि दोनों तरफ जाएगी, लेफ्ट और साइड राइट साइड में। ध्वनि तरंगों का एक भाग सी से बी की ओर जाता है और दूसरा भाग सी से ए की ओर जाता है, और वो कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर नीचे एस बिंदु पर पहुँच जाता है, जहाँ एक सुग्राही ज्वाला लगी हुई है। नीचे ये एक ज्वाला लगी है जो जल रही है। अब दोनों मार्ग हमारे पास आ गए, एक तो सी बी एस हो गया और एक सी ए एस हो गया। इनकी लंबाई बराबर होती है या उनमें एन लेमडा का पथांतर होता है। तो एस पर दोनों तरंगें जब समान कला में पहुंचती है तो समपोषी व्यतिकरण होता है और इस दशा की सुग्राही ज्वाला बड़ी तेजी से कंपित होती है। यदि नली ए को थोड़ा आगे पीछे सरकाया जाए और एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जब बिंदु एस पर दोनों मार्ग से पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर λ/2, 3λ/2 या 5λ/2 होता है, तो उक्त अवस्था में एक सुग्राही ज्वाला में कोई हलचल उत्पन्न नहीं होती। ये विनाशी व्यतिकरण की अवस्था है। तो इस तरह से यदि दो क्रमागत समपोषी या विनाशी अवस्थाओं के लिए नली ए की स्थिति स्केल पर नोट कर ली जाए तो इन परिस्थितियों के लिए ए के विस्थापन का दुगुना तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के तुल्य होता है। और वायु में ध्वनि का वेग v ज्ञात होने पर हम इस तरह से आवृत्ति n का मान v/λ, चूँकि v हमें पता है, लैम्ब्डा हमने प्रैक्टिकल से निकाल लिया, तो इसकी आवृत्ति की गणना हम कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है।